हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आपके पेपर भी अच्छे हुए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपका ये फिफ्थ सेमेस्टर है जो आप सभी जानते हैं। आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर में 2 थ्योरी होंगी और 2 ही प्रैक्टिकल होंगे। 2 थ्योरी से मतलब है, एक थ्योरी आपके पास रीजनल ज्योग्राफी है, दूसरा थ्योरी आपके पास रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्रादेशिक भूगोल क्या है। प्रादेशिक योजना या रीजनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो उससे पहले समझते हैं जो प्रादेशिक है या प्रदेश है, इसकी संकल्पना से क्या अर्थ होता है। प्रादेशिक योजना या रीजनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो यह संकल्पना आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी है या प्राचीन काल से भी आप कह सकते हो। देखिए, मानव जब अपने लिए सुखमय जीवन या सुरक्षित स्थान की खोज करता है तो वह अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजता है। ठीक है, वह सुरक्षित स्थान क्यों खोजता है? क्योंकि वह आपदाओं से अपने आप को बचाना चाहता है। मान लीजिए, या वो व्यक्तिगत तौर पे करेगा या सामुदायिक तौर पर। जैसे कि प्राचीन समय में की अगर हम बात कर रहे हैं जैसे, तो उस समय में जो लोग थे वो अपनी सुरक्षा किससे करते थे? आपदाओं से। और आपदाओं से सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे? एक अच्छा स्थान ढूंढते थे, और जिस स्थान को वह ढूंढते थे वो क्या कहलाता था? प्रदेश कहलाता था। ठीक है, प्रदेश की संकल्पना आज से नहीं है, प्राचीन समय से ही है। देखिए, प्रदेश के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कुछ तथ्य, जैसे कि क्षेत्र, अंतरिक्ष और प्रदेश में अंतर क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 अगर हम बात करें क्षेत्र की, क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, देखिए, क्षेत्र जो होता है वह प्रशासनिक और राजनीतिक दिव्य में क्षेत्रीय इकाई होता है। यानी कि 2 उसकी इकाई होती हैं, पहली प्रशासनिक और राजनीतिक। ठीक है, वह एक क्षेत्र होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र और मैदान। देखिए, इसकी प्रशासनिक भी होंगी और राजनीतिक भी होंगी। जैसे आपने पॉलिटिकल मैप देखा होता है, तो जैसा स्ट्रक्चर उसमें होता है ठीक उसी प्रकार उसकी राजनीतिक सीमाएं भी होंगी और प्रशासनिक सीमाएं भी होंगी, यानी प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम सेकंड अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष सीमित भी है और असीमित भी है। देखिए, अंतरिक्ष सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। इसे त्रिविमीय की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसकी 3 तरह की इकाइयाँ होती है, और चौथा इसमें इंक्लूड किया जाता है समय को, यानी कि इसमें समय को भी जोड़ा जाता है। इसलिए अंतरिक्ष को गतिमान माना जाता है या गतिमान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अंतरिक्ष फिर से समझिए, क्षेत्र की प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाएं होंगी। अंतरिक्ष की असीमित और सीमित और गतिमान, यानी कि समय भी इंक्लूड किया जाएगा। और बचता है कौन है? प्रदेश। अब प्रदेश जानते हैं क्या होता है। देखिए, प्रदेश को आप कैसे समझ सकते हो? प्रदेश की जो होती है 3 सीमाएं होती हैं। कैसी? देखिए, प्रदेश की जो 3 सीमाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है? एक उसकी स्थलाकृति होती है, दूसरा उसकी राजनीतिक और तीसरा उसकी प्रशासनिक। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखकर ही एक प्रदेश का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका यूपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आप समझोगे कि क्षेत्र और प्रदेश में अंतर क्या है। मान लीजिए, अंतरिक्ष तो सबसे अलग ही हो गया, लेकिन प्रदेश और क्षेत्र में क्या अंतर है? देखिए, क्षेत्र हमने आपको बताया था उदाहरण के आधार पर, पर्वतीय क्षेत्र और मैदान। देखिए, मैदान क्या होगा? समतल होगा, और पर्वत में पर्वत होंगे। लेकिन प्रदेश में देखिएगा, प्रदेश जैसे यूपी है उसमें पर्वत भी है और मैदान भी है ना। और वहीं पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो टोटली क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि उसकी कोई स्थलाकृति भी है, उसके पास राजनीतिक क्षेत्र भी है और उसके पास प्रशासनिक सीमाएं भी हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो तीनों में यह अंतर होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आए तो आगे चलें। चलिए, अब बात करते हैं
प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग की। यह क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं में से एक है, परंतु प्रदेश की संकल्पना भौगोलिक चिंतन के इतिहास में अति विवादग्रस्त भी रही है। यह विवाद मुख्यतः प्रादेशिकरण की पद्धति या विधि को लेकर दिखाई देता है, परंतु मूल प्रदेश की संकल्पना की अस्पष्टता में निहित है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो प्रादेशिक भूगोल जो होता है या उसकी जो एक डेफिनेशन है वो हर्बर्टन साहब के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि क्या होती है। देखिए जो थल जल वायु जंतु एवं मानव का एक सम्मिश्रण है, यह इन तत्वों के विशेष प्रकार के संबंधों के कारण भूतल का एक निश्चित एवं विशिष्ट भाग बन जाता है। सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जो जल थल वायु जंतु मानव जो मिलकर एक स्थान पर रहते हैं वह प्रदेश कहलाता है। ठीक है, देखिए फिर से अगर आपको प्रदेश और क्षेत्र अगर ना समझ आए तो फिर से बता दूं, प्रदेश में क्या होता है, दो तरह की सीमाएं पाई जाती हैं या उसकी दो सीमाएं होती हैं, जिसमें क्षेत्र की दो सीमाएं होती हैं जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक होती है। वहीं प्रदेश की तीन सीमाएं होती हैं जिसमें स्थलाकृति राजनीतिक और प्रशासनिक होती हैं। ठीक है, देखिए अगर हम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निश्चित सीमा होती है और आकार भी निश्चित होता है। वहीं अगर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं उसकी सभी सीमाएं निश्चित होती हैं, जैसे स्थलाकृति राजनीतिक सीमाएं और प्रशासनिक सीमाएं, ये सभी एक नियमबद्ध तरीके से निश्चित की जाती हैं। ठीक है, वहीं जो क्षेत्र होता है उसकी इकाइयों को एक प्राकृतिक तौर पर आप कह सकते हो निर्धारित किया जाता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वहीं मैदानी क्षेत्र हो गया, यानी कि उसकी एक विशेषता है जिसके द्वारा उन्हें निश्चित किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आया हो तो आगे चलें। देखिए मैं ये क्लास बहुत छोटे छोटे पार्टों में रखने वाला हूँ, 10 से 15 मिनट की क्लासेस रहेंगी और आप इन्हीं में अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। बस अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। देखिए आज तो मैं क्लास को काफ़ी छोटा रख रहा हूँ, मंडे से थोड़ा बड़ा क्लास होगी। देखिए मंडे हम क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ प्लानिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि जो प्रादेशिक संकल्पना का उद्भव है उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि प्रादेशिक जो नियोजन है या प्रादेशिक योजना है या रीजनल प्लानिंग है, ये किस प्रकार से उद्भव यानी कि इसका ओरिजिन हुआ या उत्पत्ति आप कह सकते हो कैसे हुई, कहाँ से चला। ठीक है, अभी हम क्या समझे, अभी हमने समझा कि प्रदेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है और अंतरिक्ष में इन सभी में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ दी प्लानिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जो प्रादेशिक संकल्पना है उसका उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसकी परिभाषाएं, उसके बाद जानेंगे उसकी विशेषताएं। ठीक है, ऐसे ही फिर इसका में कैसा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 4 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। जैसे कि यूनिट को लेके 8 लेक्चर दिए गए हैं, तो हम उन 8 लेक्चर को ना करके 3 4 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे क्लास में। धन्यवाद।